बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है न्यू हिस्टोरिसिज्म। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म थ्योरी को। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। न्यू हिस्टोरिसिज्म के फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं स्टीफन ग्रीनब्लेट। स्टीफन ग्रीनब्लेट जो है उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था, जो एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक भी थे और स्कॉलर भी थे। उन्होंने इस थ्योरी को 20वीं सेंचुरी के आखिर में इंट्रोड्यूस करवाया था। खास तौर पर उन्होंने अपनी एक बुक के अंदर, जिसका नाम था रिनेसेंस सेल्फ फैशनिंग, 1980s के अंदर, इसके अंदर उन्होंने इस थ्योरी को जाहिर किया। ग्रीनब्लेट ने लिटरेचर, कल्चर और हिस्टोरिकल पावर स्ट्रक्चर्स के ताल्लुक को एम्फसाइज किया और उन पुराने नज़रियात को चैलेंज किया जो टेक्स्ट को हिस्ट्री से बिल्कुल अलग तस्वर करते थे। अब न्यू हिस्टोरिसिज्म है क्या? न्यू हिस्टोरिसिज्म एक लिटरेरी थ्योरी है जो 1980s के अंदर स्टीफन ग्रीनब्लेट ने और उनके साथ कुछ और थ्योरीज थे, उन्होंने मिलकर इस पर वर्क किया था और इसको पॉपुलर किया। और ये थ्योरी लिटरेचर और हिस्ट्री के दरमियान रिलेशन को एक्सप्लोर करती है। और क्या कहती है? और ये कहती है कि कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट अपने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बगैर समझना मुश्किल होता है। इस थ्योरी के मुताबिक एक टेक्स्ट सिर्फ एक क्रिएटिव पीस नहीं होता, बल्कि वो अपने ज़माने की पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स का भी असर दिखाता है। अब बिल्कुल वैसे ही बात है यहाँ पर, जैसे हमने ओल्ड क्रिटिसिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ा था। तो वहाँ पर क्या चीज़ थी कि ओल्ड क्रिटिसिज्म के अंदर ये चीज़ आती थी, वो कहते थे कि आथर की बायोग्राफी को देखना ज़रूरी है। टेक्स्ट से ज़्यादा वो आथर की बायोग्राफी पर फोकस करते थे। टेक्स्ट को इग्नोर करते थे और आथर की बायोग्राफी को इग्नोर नहीं करते थे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को वो देखते थे। और जहाँ पे न्यू क्रिटिसिज्म की बात होती है, तो न्यू क्रिटिसिज्म में क्या होता था, वो कहते थे कि आथर की बायोग्राफी को देखने की बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ भी मीनिंग चाहते हैं वो हमें टेक्स्ट के अंदर से ही मिल जाएगा। हम टेक्स्ट के अंदर से ही सब चीज़ें देख सकते हैं। हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि आथर की क्या इंटेंशन थी, आथर की लाइफ में क्या चल रहा था, ये सारी चीज़ें हमें देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ये भी है। अब हमें इसको देखने के लिए कि न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है, समझने के लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है कि हम ओल्ड हिस्टोरिसिज्म को देखें। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म को देखेंगे, न्यू हिस्टोरिसिज्म को देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, फिर दरमियान में हम फ़र्क कर पाएंगे कि इनके दरमियान क्या फ़र्क है। अब जो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म है, ओल्ड हिस्टोरिसिज्म वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सिर्फ आथर और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर फोकस करना चाहिए। वो कहते हैं कि आथर पर फोकस करें और उसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पर फोकस करें। इट्स मीन कि वो क्या कर रहे हैं, वो भूल गए हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट की अहमियत को वो कम कर रहे हैं और आथर को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जबकि न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले इस चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं कि टेक्स्ट और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, इन दोनों को इक्वली देखना चाहिए, इन दोनों को बराबर अहमियत मिलनी चाहिए। टेक्स्ट को भी देखें और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को भी देखें, आथर के इंटेंशन को भी देखें, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि एक लाइनियर और फिक्स्ड पर्सपेक्टिव व्यू देता है हिस्ट्री का। और न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले क्या कहते हैं, वो हिस्ट्री को डायनेमिक और मल्टी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, उसको मल्टी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ओल्ड हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि टेक्स्ट को आथर के इंटेंशन, ओल्ड हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि टेक्स्ट को आथर के इंटेंशन और बैकग्राउंड के जरिए समझना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम आथर के इंटेंशन को देखें, उस टाइम पीरियड के जो हालात चल रहे थे वो सारी चीज़ें हम देखें। उसके बाद जाके हम टेक्स्ट को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। उसके बाद ही उसका कोई मीनिंग हम निकाल पाएंगे। जबकि न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले कह रहे हैं, वो कहते हैं कि टेक्स्ट को पावर, कल्चर और आइडियोलॉजी के थ्रू समझना चाहिए। फिर कहते हैं ओल्ड हिस्टोरिसिज्म वाले, हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिव और स्टेबल समझता है। अब ये ऑब्जेक्टिव और स्टेबल समझता है, जबकि न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि हिस्ट्री को सब्जेक्टिव और कंस्ट्रक्टेड मानना चाहिए। वो सब्जेक्टिव मान रहे हैं और ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव और स्टेबल होता है। ठीक है। अब देखिए, ओल्ड हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक एरा का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन समझता है। क्या समझता है? ये समझता है कि टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक एरा का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन समझता है। जबकि न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है कि पावर रिलेशंस और आइडियोलॉजी के इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करना है इसके अंदर। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, ये दोनों किस चीज़ पर जोर देते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या कह रही है, कुछ की पॉइंट्स हैं, उनके थ्रू हम इसको समझेंगे कि
अब ये क्या करती है, इस थ्योरी में पावर और आइडियोलॉजी का बहुत ही सेंट्रल रोल है और ये एक्सप्लोर करती है कि कैसे किसी वक्त के डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर्स और आइडियोलॉजीज टेक्स्ट पर असर डाल सकती हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या कहते हैं? न्यू हिस्टोरिसिज्म कहता है कि सिर्फ टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट नहीं, इसी चीज पर फोकस करना जरूरी नहीं है, बल्कि राइटर और रीडर का भी अपना एक हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है जो टेक्स्ट को समझने के लिए आपकी हेल्प करता है। लिटरेचर और हिस्ट्री के दरमियान बहुत ही गहरा ताल्लुक है और वो कहते हैं कि सिर्फ हिस्ट्री लिटरेचर को इन्फ्लुएंस नहीं करती, बल्कि लिटरेचर भी हिस्ट्री को शेप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर शेक्सपियर के प्लेस जैसे कि हैमलेट या मैकबेथ को देखें हम न्यू हिस्टोरिसिस्ट के लेंस से देखा जाए उसको, तो हम इसे सिर्फ ड्रामेटिक वर्क नहीं समझेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि उनका ताल्लुक जो है उनके ज़माने के पॉलिटिकल टर्मोइल, मोनार्की की स्ट्रगल्स और एलिजाबेथन सोसाइटी के कल्चर नॉर्म से है। किसी ना किसी तरह से वो रिलेट करता है इन सब चीज़ों से। इस अप्रोच से हम क्या समझ सकते हैं? इस अप्रोच से हम समझ सकते हैं कि शेक्सपियर का काम सिर्फ इंडिविजुअल क्रिएटिविटी नहीं है, बल्कि उनके ज़माने के सोशल और पॉलिटिकल डायनामिक्स का भी रिजल्ट था। अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है? न्यू हिस्टोरिसिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि लिटरेचर और हिस्ट्री का गहरा ताल्लुक है, इनके दरमियान गहरा रिलेशन है और ये दोनों कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। इन दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। न्यू हिस्टोरिसिज्म वाला का कहना ये है कि इन दोनों को इग्नोर नहीं करना होगा, इन दोनों को समझना होगा। उनका कहना है कि लिटरेरी टेक्स्ट को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखा जाए। अगर शेक्सपियर के प्लेस को देखा जाए तो हमें इंग्लैंड एलिजाबेथ की पॉलिटिक्स और सोशल प्रॉब्लम्स का भी असर नजर आता है उसके अंदर। एक टेक्स्ट उसकी हिस्ट्री और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है और कभी कभी वो नए आइडियाज और आइडियोलॉजीज को भी इंट्रोड्यूस करके हिस्ट्री को भी बदल देता है। उनका कहना यह है कि हिस्ट्री बिल्कुल ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल नहीं होती, जैसे कि वो कह रहे थे ना ओल्ड हिस्टोरिसिज्म वाले कि ये तो ऑब्जेक्टिव होती है, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं होती। जैसे कि पता है क्या यहाँ पे ये चीज़ आती है कि जितने भी राइटर्स हैं वो जो कुछ लिखते हैं उनकी लाइफ पर कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का असर होता है। जो चीज़ें वो अपनी राइटिंग्स के अंदर लिखते हैं उस जमाने का असर होता है, उस जमाने में जो कुछ चल रहा होता है वो सारी चीज़ें वो उस टाइम पीरियड के हिसाब से लिख रहे होते हैं। इसलिए हिस्ट्री को तो देखना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ तो फिर मस्ट है ना, उसको तो देखना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि हिस्ट्री जो है वो बहुत ही अहम अदा करती है वो लिटरेचर को समझने में, लिटरेरी टेक्स्ट को समझने में वो बहुत अहम किरदार अदा करती है और इसको देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको देखे बगैर हम इसको नहीं समझ सकते। अब न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले का कहने का मकसद यही है कि आथर की इंटेंशन को देखना बहुत ज़रूरी है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।